तो आज हमारा सेशन है, ये प्रीवियस सेशन के साथ ही लिंक है। अगर आप रिकॉल करें तो प्रीवियस सेशन में हम कॉस्ट टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। और उसमें जो है हम जो वर्ड कॉस्ट था उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसी हवाले से जो था वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉस्ट है उसके अगर क्लासिफिकेशन करना हो तो वो कितने टाइप्स की हो सकती है। बट थोड़ा सा जो आज सेशन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस सेशन को रिकॉल करते हैं कि उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ताकि उसके साथ जो है ये आप इसको रिलेट करते हुए, लिंक करते हुए आज के सेशन को ज़रा अंडरस्टैंड कर सकें। लास्ट टाइम अगर आप याद करें तो हमने ये बात की थी कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो पोल्क, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग जिसमें चीज़ें होती हैं, उसमें मैनेजर्स को कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि उन हर फंक्शन के लिए, भले प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, लीडिंग है या ऑर्गेनाइजिंग है, उनके लिए हमें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जब तक कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। फर्दर ये बात की थी कि अपने इन प्लान्स को जो है अचीव करने के लिए हमें कोई स्ट्रैटेजी फार्मूलेट करनी है, तो उसके लिए भी हमें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। देन उसके बाद जब बात कर रहे थे कि कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करना चाहें या समझना चाहें तो वो क्या है, हमने ये बात की थी कि ये एक ऐसा मैयर है, वो मैयर यूनिट जो मॉनेटरी टर्म है उसके अंदर भी हो सकता है, वो एसेट्स की जो हम अमाउंट पे करते हैं उसकी फॉर्म में ही हो सकता है। तो हमने ये बात की थी कि ये एक ऐसा मैयर है जो हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, पर्पस को अचीव करने के लिए गिव अप कर देते हैं। जैसा कि आप के पास 1 लाख रुपए हो और आप उस 1 लाख रुपए से कोई मशीन परचेज कर लेते हैं, तो आपने गिव अप किया 1 लाख रुपए को मशीन को बाय करने के लिए। अब ये जो 1 लाख की मशीन है उसको बाय करने का आपका डेफिनेटली कोई पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है। वो पर्पस बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर उसने जो बात की हुई है कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हम जो गिव अप कर देते हैं अपने रिसोर्सेस को। अ, उसके बाद हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, पीरियड कॉस्ट भी हो सकती है और एक्सपेंसेस। तो ये एक 3 कॉन्सेप्ट्स थे जो बेसिक थे, हमने कहा पहले इसे डिस्कस कर लें। प्रोडक्ट कॉस्ट जो गुड्स या सर्विसेज के साथ एसोसिएट होती हैं, जो गुड्स या सर्विसेज को के लिए रेंडर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए या एक्वायर करने के लिए हम बेयर कर रहे होते हैं, वो हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। साथ हमने ये बात की थी कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो उस वक़्त तक एक्सपेंस नहीं होती जब तक ये सेल ना हो जाए। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का ही पार्ट रहती हैं, वो प्रोडक्ट का ही पार्ट रहती हैं जब तक कि वो सेल ना हो जाए। देन पीरियड कॉस्ट की बात की थी, हमने कहा था कि जिस टाइम पे ये आकर होती हैं उसी टाइम पर ये एक्सपेंस हो जाती हैं। और प्रोडक्ट कॉस्ट की जो एग्जांपल थी वो हमने कही थी कि सीजीएस है, और सॉरी जो इन्वेंट्री हमारे पास सीजीएस की फॉर्म में नज़र आ रही होती है। और इसी तरह जो है वो पीरियड कॉस्ट हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल में आ रहे थे। और एक्सपेंसेस की बात हमने लास्ट टाइम की थी कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एसेट्स का एक्सपायर होना, यूज़ होना या कंज्यूम होना, लेकिन उसके साथ इन एसेट्स का एक्सपायर होना या कंज्यूम होना या यूज़ होना, उसकी इंटेंशन या पर्पस होना चाहिए कि बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट हो। अगर एसेट्स कंज्यूम हो रहे हैं लेकिन पर्पस उनका रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, फिर हम उन्हें बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कह सकते थे। तो ये लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी। अभी हम नेक्स्ट अगर बात करते थे तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो हमने दो तरह से चेक की थी, एक इनकम स्टेटमेंट थी, दूसरा बैलेंस शीट की बेस पर। इनकम स्टेटमेंट में अगर हम कॉस्ट को क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जाम्पल मिलती है कॉस्ट को क्लासिफाई करते हुए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाती है, अगर आप रिकॉल करें इनकम स्टेटमेंट सबसे टॉप पे जो हेड होता है वो सेल्स है, सेल्स के बाद जो सेकंड अकाउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट जब किया जाता है तो डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है ना वहाँ पर। तो इनकम स्टेटमेंट में चूंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलती है, इसे हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट कॉस्ट, अब वही प्रोडक्ट कॉस्ट हमें कहाँ नजर आती है, इनकम स्टेटमेंट में। इसी तरह पीरियड कॉस्ट की हमने बात की थी, उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी इनकम स्टेटमेंट में होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इनकम स्टेटमेंट में होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीरियड कॉस्ट है और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट है। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी कॉस्ट नजर आ सकती है। तो वो हम बात कर रहे थे कि एक हमारे पास बिजनेस होता है मर्चेंडाइजर, दूसरे हमारे पास मैन्युफैक्चरर है। मर्चेंडाइजर विदाउट शेपिंग द चेंज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसको एज इट इज आगे रेंडर कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो जो रॉ मटेरियल परचेज करता है उस पर अपने ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को परफॉर्म करके देन उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके, यानी कि जो फाइनल फॉर्म जो आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट जो है वो डिमांड करता है, जो उसकी डिजाइन होती है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आप सेल करते हैं। तो ये दोनों बिजनेसेस जो हैं इनके ऑपरेशंस एक दूसरे से वेरी करते हैं। तो इसलिए दोनों में हमें जो कॉस्ट है बैलेंस शीट में वो नाम तो इन्वेंट्री का नजर आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मर्चेंडाइजर हमारे पास है तो उसमें जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो एक ही फॉर्म में थी जो कि फिनिश गुड्स की फॉर्म होती है, फाइनल फॉर्म में एज इट इज जैसे बाय करते हैं उसको एज इट इज आगे सेल कर देते हैं कि बायर से आपने परचेज की इन्वेंट्री, उसमें कोई भी अपना प्रोसेस परफॉर्म किए बगैर, उसकी शेप चेंज किए बगैर आप उसको फर्दर सेल कर देते हैं। तो जब आप मर्चेंडाइजर की बैलेंस शीट का जो करंट एसेट्स का पोर्शन है उसमें देखते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या जस्ट इन्वेंट्री के नाम से, तो वो आपको जस्ट एक ही कह लिए फॉर्म में नजर आती है क्योंकि उसकी आप फॉर्म चेंज नहीं कर देते। जबकि मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर के पास इन्वेंट्री जो है वो एक फॉर्म में नजर नहीं आती, उसके पास इन्वेंट्री थ्री कैटेगरीज में या पार्ट्स में डिवाइड होती हुई नजर आती है। अब मैन्युफैक्चरर में सबसे पहली फॉर्म हो सकती है रॉ मटेरियल। आपको याद होगा हमने बात की थी कि रॉ मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है कि जिस पे अभी तक आपके बिजनेस ने जो अपना प्रोसेस या ऑपरेशंस है वो परफॉर्म नहीं किए। तो अनप्रोसेस्ड जो आपके पास मटेरियल पड़ा होगा उसे आप रॉ मटेरियल कहते हैं। ये भी बैलेंस शीट में इनकम करंट एसेट्स का पार्ट होता है इन्वेंट्री के हेड के अंदर। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल जो है ये करंट एसेट का पार्ट है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस जो है, आपके बिजनेस ने अगर कुछ ना कुछ अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर दिया रॉ मटेरियल पे, तो यही रॉ मटेरियल जो है ये वर्क इन प्रोसेस में शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो रहे हैं। इस पे क्या हो सकता है कि मटेरियल पे काम होना शुरू हो गया, मटेरियल को कट करना शुरू कर दिया आपने या लेबर ने काम करना शुरू किया। तो ये या फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेफिनेटली जब मटेरियल या लेबर पे काम हो रहा होगा तो साथ साथ कुछ रिपेयर मेंटेनेंस लुब्रिकेंट्स वगैरह या कोई और इस तरह के सुपरविजन के एक्सपेंसेस हो गए, तो ये भी इनकर होना शुरू होंगे। तो इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड जिसे हम कहते हैं FOH, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, वो भी अकर होना शुरू होते हैं। तो खैर बात ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, वर्क इन प्रोसेस में, जब आपका बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोसेस परफॉर्म करता है, मटेरियल की शेप चेंज हो जाए, लेबर ने काम कर लिया या फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, जब वर्किंग प्रोसेस में इन्वेंट्री इनकर हो आपकी कन्वर्ट होना शुरू होती है। देन हमने एक फाइनल फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री की बात की थी जो कि फिनिश गुड्स थी, कि आपके बिजनेस ने जो इन्वेंट्री सेल करनी है, जो कस्टमर की डिजायर्ड है कस्टमर की जो डिजायर है उसके मुताबिक आपने अपनी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को कन्वर्ट करना है। तो जब फाइनल वो उस फॉर्म में आ जाती है तो उसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं। यही वो इन्वेंट्री है जो कि आप कस्टमर्स को सेल करते हैं। अच्छा, देन इसके बाद जो है अगर आप रिकॉल करें, हमने कहा था ये प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, ये प्लीज आगे जॉब ऑर्डर प्रोसेस कॉस्टिंग में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद हमने बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आपको इनकर करना होगी, बेयर करना होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है मटेरियल की कॉस्ट। अब मटेरियल हमारे पास दो तरह का हो सकता था, डायरेक्ट मटेरियल भी और इनडायरेक्ट मटेरियल भी। इसी तरह दूसरी कॉस्ट आ जाती है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। लेबर भी दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये फैक्ट्री के एक्सपेंस है कि जब इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो फैक्ट्री के रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं
वो इनकर होना शुरू होंगे तो वो इस हेड में लिखे जाएंगे। अब यहाँ हमने बात की थी डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल की, साथ साथ इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल की भी। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जो डायरेक्ट लेबर है वो क्या है। डायरेक्ट लेबर टच लेबर होती है जो फिजिकली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। जब आप किसी भी कह लीजिए कि सेटअप में मूव करते हैं तो आपको जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व पर्सनल या एम्प्लॉयज नजर आते हैं वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है वो किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो आपको नज़र जो आता है डायरेक्ट मटेरियल वो आपके पास कॉस्ट का पार्ट होता है बट डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इजीली या कन्वीनियंटली ट्रेस हो जाता है। इसी तरह इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या आ जाता है, जो यहाँ हमने बात की थी कि इनडायरेक्ट लेबर। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक तो इनडायरेक्ट लेबर, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल, और थर्ड इसमें अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हम आगे चलकर देखते हैं कि ये कौन कौन से हो सकते हैं अदर में। वो लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, रिपेयर्स हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकती है, सो ऑन। जो भी मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे इसमें आ सकते हैं। अभी वन बाय वन दोबारा इसको देख लेते हैं। ये एग्जांपल आपके साथ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि डायरेक्ट मटेरियल अगर हम गाड़ी की बात करें तो उसमें जो स्टील यूज हो रहा होता है, चूंकि वो इजीली ट्रेस हो रहा है कि गाड़ी स्टील की बनी हुई है, उसमें जो उसकी बॉडी है उसमें स्टील यूज हुआ है, तो वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। इसके अलावा हमने साथ आपके लास्ट टाइम ये बात भी की थी कि एक प्रोडक्ट में एक से ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकते हैं। जैसे इस गाड़ी में देखें टायर इसके डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, इसके जो ये ग्लास यूज हुए हुए शीशे इसके जो हैं ये सारे इसके क्या है, डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। तो किसी भी प्रोडक्ट में देखा जाए तो एक से ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं, चूंकि वो इजीली ट्रेस हो सकते हैं, कन्वीनियंटली ट्रेस हो सकते हैं, उनका कॉस्ट का रिकॉर्ड इजीली मेंटेन हो सकता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट कह लेते हैं और एज अ डायरेक्ट मटेरियल समझ लेते हैं उसे। डायरेक्ट लेबर हम पहले बात भी कर चुके हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। इसकी एग्जाम्पल्स होती है सैलरीज एम्प्लॉयज को पे करते हैं, जो वेजेस जो पे करते हैं, या फ्रिज बेनिफिट जो उनको होते हैं, ये सारे डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये यहाँ पर एम्प्लॉय है, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो हम इसको डायरेक्ट लेबर समझते हैं। तो ये अगेन एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। अब इनडायरेक्ट मटेरियल की बात भी हमने की थी कि जो इजीली ट्रेस ना हो सकता हो, जिसको कन्वीनियंटली हम ट्रेस ना कर सकते हो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में। कोई बंदा हो सकता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को ट्रेस तो कर ले लेकिन उस पर टाइम और एफर्ट दोनों बहुत ज्यादा लगे, एफर्ट टाइम और एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़े। तो चूंकि क्यों हम कॉस्ट को अलग अलग मेंटेन करते हैं, ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो सके या रह सके। तो अब अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त किसी हेड को सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट सेपरेट मेंटेन करने की बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि उसके लॉस से उसको बचाने के लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा आना शुरू हो जाए, यानी कि अगर लॉस होता है तो 100 का होता है, लेकिन उस लॉस 100 को बचाने के लिए आपको मे बी वहां पर 200 300 400 500 बियर करना पड़े। तो वही टाइम एनर्जी आप बिजनेस के और सेटअप्स में जो है वो अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर ये सपोर्टिव मटेरियल होता है जो आपकी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में यूज हो रहा होता है। तो यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। लुब्रिकेंट्स जो यूज होता है क्लिनिक सप्लाईज के अंदर, अगर आप किसी असेंबली लाइन की बात करें तो उस लुब्रिकेंट को हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो नेल्स होते हैं या और इस तरह के जो स्क्रूज वगैरह यूज हो रहे होते हैं, हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जाम्पल है। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, या जिसे हम इजीली और कन्वीनियंटली ट्रेस ना कर सकते हो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसे हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। एग्जांपल इसकी आपके सामने यहाँ मेंशन है कि जो जैनिटर्स होते हैं, मेंटेनेंस के जो वर्कर्स होते हैं, मटेरियल जो हैंडलर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आपके पास है, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर के एग्जांपल हैं। ये अदर कॉस्ट जो हमने कहा था, अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या अदर फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं इन्हें। इसकी एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो सकती है आपके पास, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो सकते हैं, इंश्योरेंस है, या अनअवॉइडेबल आइडल टाइम है जिसमें प्रोडक्शन आपकी नहीं हो रही होती, स्ट्राइक हो गई या कोई और ऐसा आपको मटेरियल नहीं मिला, या कोई प्रोडक्शन सेटअप आपने कह लीजिए कि अपना एडजस्ट करना था, उसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ी।
तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि अनअवॉइडेबल आइडल टाइम, उसकी भी कॉस्ट होती है। सारे के सारे किसका पार्ट बन जाती है आपके पास? अदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपेंसेस का। अच्छा जी, तो ये तीनों मिलाकर जो है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या अदर फैक्ट्री ओवरहेड, इनको मिलाकर हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अल्टरनेट नेम क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। इसके बाद फर्दर जो आज के सेशन का पार्ट बनने जा रहा है वो इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फर्दर अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, चूंकि थोड़ी देर पहले रिकॉल करें हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट लेबर होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हमने इन तीनों हेड्स को सेपरेटली डिटेल में अभी स्टडी किया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब इन तीनों को देखेंगे कि फर्दर क्लासिफाई करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। प्लीज, अगर अभी तक आपको ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये जो थ्री हेड्स हैं, इनकी अच्छे से समझ नहीं आई तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं स्टार्ट से, या जो इसी टॉपिक के रिलेटेड मेरा जो फर्स्ट एक कह सेशन है, जो फर्स्ट वीडियो मैंने से शेयर की हुई है, जिसका नेम कॉस्ट टर्म्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन 1 के नाम से है, इसी चैनल पे इसी जगह वो अवेलेबल है। तो आप वहां से भी इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चूंकि तीनों के बारे में डिटेल में बात पहले भी हो चुकी है और इस वीडियो में मैंने की है। तो इसलिए पहले ये चीजें, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब देखते हैं कि इन तीनों के लिहाज से आगे फर्दर कैसे क्लासिफिकेशन होती है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें उसने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों कॉस्ट को अगर वो कंपोज करता है, इन दोनों को जब ऐड करता है तो इसको नाम देता है प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट के मीनिंग क्या है जी? कि प्राइम कॉस्ट जो प्राइमरी कॉस्ट है, जो मेन कॉस्ट है, जैसे कि किसी कंट्री के जो कह लीजिए कि मेन जो हेड कर रहा होता है पर्सन, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही किसी भी प्रोडक्ट में अगर हम बात करें जो मेन कॉस्ट या मेजर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर होती है। क्यों? इसलिए कि अगर 100% कॉस्ट में देखा जाए तो नॉर्मली हो सकता है कि 70% सिर्फ यही कॉस्ट हो या 80% डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर का पोर्शन हो। तो अगर सपोज 80% इनका पोर्शन है कि 50% डायरेक्ट मटेरियल और 30% डायरेक्ट लेबर, तो 80% के बाद पीछे कितना बचता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में? 20%। वो मे बी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो। तो ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकती हैं चीजें, बट ओवरऑल देखेंगे जब भी आप मटेरियल और लेबर को ऐड करेंगे तो वो प्राइम मेजर मेन कॉस्ट मिलती है उन इंडस्ट्रीज में जिनमें टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर की जाती हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक बात जो करनी है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन के प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, तो उस वजह से ये जो परसेंटेज है प्राइम कॉस्ट की, जिसकी रीज़न मटेरियल लेबर है, ये भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा है तो हो सकता है वो 30% की बजाय 40% हो जाए और ये भी 40% हो जाए मटेरियल। या हो सकता है कि मटेरियल से कंपैरेटिवली लेबर ज़्यादा है आपका, तो हो सकता है कि ये 50% हो जाए और मटेरियल आपका जो है वहाँ पर 30% हो। तो ये प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। मैंने जस्ट हाइपोथेटिकल यहाँ पर जो है ये परसेंटेज जो है वो किए हैं। इसलिए मेरे साथ कहा कि बिजनेस टू बिजनेस जो है ये परसेंटेजेस चेंज हो सकती हैं। समहाउ हमने कहा कि ये मेन कॉस्ट होती है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर और एफओएच, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं ये कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती हैं। इन्हें क्यों कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है? इसलिए कि ये जो मटेरियल है इसे फाइनल प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैं फिर रिपीट करूंगा, इस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड एफओएच। इसलिए लेबर और एफओएच जो के कन्वर्ट करते हैं मटेरियल को फिनिश गुड्स में, हम इनको मिलाकर लेबर और एफओएच को कहते हैं कि ये कन्वर्जन कॉस्ट है। अच्छा, अब एक बात थोड़ी सी मैं फिर रिपीट कर दूं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवेंट हो रही है, या कंपनीज जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा कर रही हैं, वैसे वैसे जो एफओएच का पोर्शन है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए कोई कंपनी ऐसी जो ज्यादा बेस ही करती है किस पे? आईटी पे, या जिनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो
टेक्नोलॉजी के साथ है, जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, मे बी वहाँ हो सकता है कि लेबर और मटेरियल की कॉस्ट बहुत ही कम हो, वहाँ कन्वर्जन कॉस्ट ज़्यादा हो, कि वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास, रोबोटिक मशीन्स उनके पास हैं, कि जिसको वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में रिपोर्ट कर रहे हों कि रोबोट्स ने लेबर को रिप्लेस कर दिया और उनको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाए। तो मे बी वहाँ पर जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो मटेरियल और लेबर से बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए। बट समहाउ मटेरियल लेबर को हम, चूंकि ये ओल्ड कंसेप्ट है इसलिए इसको तब भी नेम तो यही देंगे, बट आपने एज अ मैनेजर माइंड में ये जरूर रखना है कि इन टोटल जो परसेंटेजेस हैं, इन टोटल जो आपकी वो सर्विस प्रोवाइड करने की इंडस्ट्री है, उसमें कॉस्ट का पोर्शन किसका ज्यादा है। लेकिन अगर आपने लेबर को रिप्लेस कर दिया है विद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो उसमें फिर डेफिनेटली लेबर रिप्लेस हुई है, मटेरियल की कॉस्ट तो रिप्लेस नहीं हुई, अगर वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं। तो ये पार्ट आपने देखना होता है कि जो कंपनी है वो कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है, ये सर्विस कैसी जो है वो रेंडर कर रही है। तो एनालिसिस करते वक्त या डिसीजन करते वक्त आप लोगों ने ये भी फैक्टर माइंड में रखना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी कि अगर हमें यही जो तीनों कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या जिसे हम FOH भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इनका अगर फ्लो देखा जाए कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि अभी प्रोडक्शन स्टार्ट की और अभी 4 यूनिट्स प्रोड्यूस आपके हो गए। डेफिनेटली अगर रॉ मटेरियल आपके पास पहले पड़ा हुआ है तो उस रॉ मटेरियल ने पहले एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर आगे जाकर सेल होना है। यानी कि एकदम तो नहीं अभी प्रोडक्शन स्टार्ट की और अभी एकदम प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है वो उसका फ्लो देखना जरूरी है कि कॉस्ट मूव किस हेड से किस की तरफ कर रही है। तो ताकि एनालिसिस करते वक्त उसको ट्रेस करना हो कि कहाँ कॉस्ट हमारी ज्यादा है, कहाँ कॉस्ट हाई है, तो किस फंक्शन पे जाकर जो है वो कॉस्ट हमारी कंट्रोल हो रही है, किस पे कंट्रोलेबल नहीं है, किस में जाकर जो है हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे हमें ज्यादा जो कह लिए कि इस वक्त एफिशिएंसी की जरूरत है। ये इसलिए भी फ्लो का जानना जरूरी है। अब इन तीनों कंपोनेंट को अगर हम ऐड करते हैं, किनको, मटेरियल, लेबर, FOH को, तो हमारे पास जो फर्स्ट फ्लो कॉस्ट का नजर आता है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में नजर आता है। वर्क इन प्रोसेस में क्यों, कि ये जो मटेरियल है, ये फिर अगर जितने रॉ मटेरियल पे आपने काम किया, जितने डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे काम किया, वो काम किसने किया होगा, लेबर ने। जब लेबर ने काम किया, साथ कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आए होंगे, तो वो फिर डेफिनेटली उस रॉ मटेरियल को हम रॉ मटेरियल में तो नहीं लिखेंगे, उसे किस में लिखेंगे, वर्क इन प्रोसेस में। तो इसलिए कॉस्ट ने मूव कर लिया फ्रॉम डायरेक्ट रॉ मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में। अब जब वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पे काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर यही वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिनिश गुड्स में। यानी कि जितना रॉ मटेरियल पे काम होना था, जितना डायरेक्ट रॉ मटेरियल पे काम होना था, किसने करना था, लेबर ने। और साथ साथ हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस अकर होना थे, वो 100% जब परफॉर्म हो जाते हैं, तो फिर वही वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिनिश गुड्स में। तो पहले यहाँ कॉस्ट थी, फिर यहाँ से वर्क इन प्रोसेस मूव किया, फिर वर्क इन प्रोसेस से किस में मूव कर लिया, फिनिश गुड्स में। फिर अब फिनिश गुड्स आपको पता है क्या होना होती है, सेल होना होती है। जब ये सेल हो जाती हैं, तो एक नई कॉस्ट आपको मिल जाती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, के फ्लो हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से मूव हुई वर्किंग प्रोसेस, देन वर्किंग प्रोसेस है फिनिश गुड्स। फिर जैसे ही ये इन्वेंट्री सेल हुई, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई। माइंड में रखिएगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ये एक्सपेंस होता है बिजनेस का, ये कॉस्ट नहीं होती। ये कॉस्ट तब तक थी जब ये बैलेंस शीट में फिनिश गुड्स के नाम से रिपोर्ट हो रही थी इन्वेंट्री में। जैसे ये सेल हुई, एक्सपेंस बन गई। क्यों, क्योंकि हमने कहा था किसी भी एसेट का कंज्यूम होना वो एक्सपेंस कहलाएगा अगर उस कंजम्पशन की बैक पे रेवेन्यू जनरेट करना ऑब्जेक्टिव है। तो ये फिनिश गुड्स क्या था, एसेट था, और इस एसेट का कंज्यूम होना क्या ऑब्जेक्टिव था, कि रेवेन्यू जनरेट हो सके, सेल्स जनरेट हो सके। तो इसलिए जब ये एसेट कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, एक्सपायर हो गया, किस लिए सेल कर दिया, तो ये एक्सपेंस बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से।
नेक्स्ट जो है ये बेटा हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये स्केड्यूल जो है ये अंडरस्टैंड करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जितनी बातें हमने की हैं उस मटेरियल, लेबर और एफओएच, ये उन तीनों को ऐड करके हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का कंपोनेंट देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको आइडिया है कि बिजनेस का नेम होगा, फिर जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो, जैसे अभी आपके सामने हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात की है तो हमने सोचा कि आपके साथ पहले मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट जो है उसका स्केड्यूल डिस्कस कर लिया जाए या कर लें। तो सेम वही चीज़ें हैं जी जो हम पहले अभी डिस्कस करते आए हैं। जैसे हमने मटेरियल, लेबर, एफओएच की बात की थी, सेम वही चीज़ें यहाँ देख लिए, मटेरियल, लेबर और एफओएच लिखा हुआ है। बस इनको थोड़ा सा, और फिर हमने वर्किंग प्रोसेस की बात की थी, फिर हमने जो है वो आगे फिनिश गुड्स की बात की थी, वो भी आगे आ जाएगा अगली स्लाइड पे जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। तो खैर इन चीज़ों को देखते हैं, अगर स्केड्यूल की फॉर्म में इनको इनकॉर्पोरेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, या इसके वहाँ मीनिंग हमारे पास क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है जी कि रॉ मटेरियल यूज्ड। ये क्या है जी? रॉ मटेरियल यूज्ड। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिजनेस ने जितना रॉ मटेरियल परचेज किया हो वो सारे का सारा प्रोडक्शन में यूज हो जाए। कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है कि पहले से पड़ा हुआ हो, कुछ हो सकता है रॉ मटेरियल यूज ही ना हुआ हो, बच जाए। जो सब पहले से ही पड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग रॉ या ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग अकाउंट। और जो बच जाते हैं किसी भी पीरियड के एंड पर उसे हम क्लोजिंग कहते हैं या एंडिंग कहते हैं। अब सबसे पहले हमें कॉस्ट डिटरमिन करना है, कौन से वाली? रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो यहाँ 134980 से रिपोर्ट हो रही है। इसको हम अभी आपके सामने यहाँ पर इसका सब स्केड्यूल शो हो रहा है, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ऐसे शो हो रही हैं। आप इस टेबल को, जो अभी येलो कलर का आपके सामने ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला प्लीज 134980 वाला, ये पूरा स्केड्यूल इसके टॉप पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आप स्टार्ट यहां से कर लें, अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी 1, फिर परचेजेस, और रॉ मटेरियल जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें तो रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन। ये ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर ये आ जाए। ये इनर कॉलम की कैलकुलेशन हो जाएंगे यहाँ पर, और आउटर कॉलम जो है उसमें ये 134980 आ जाए। समहाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो थी कि रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन कितना है। ये कैलकुलेट होगा कैसे? ये इसका मैकेनिज्म है जो येलो कार्ड या येलो टेबल आपके सामने शो होता है। इसमें देखिए, इसकी कंप्यूटेशन में सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी 1। ये जो वर्ड जनवरी 1 लिखा हुआ है, ये यहाँ अज्यूम हमने ये किया है कि कैलेंडर ईयर पे कंपनी मूव कर रही है। कैलेंडर ईयर मीन कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो जो जनवरी 1 होगा वो ओपनिंग होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से वो आपके पास अवेलेबल है। और जो December 31 होगा वो आपके पास क्लोजिंग होगा। इसको ऐसे कह लीजिए कि जैसे आप हर दिन जब यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज को अटेंड करने जाते हैं तो उस वक्त आपके पास जो रॉ मटेरियल, सॉरी, जो आपकी पॉकेट मनी, सुबह जब आप उठते हैं, बेदार होते हैं, आपकी पॉकेट में होती है, आपकी ओपनिंग पॉकेट मनी होती है। फिर आपको अपने वालदैन से जो उस दिन की पॉकेट मनी होती है वो मिल जाती है। तो वो जो वालदैन से आपको कह लीजिए कि पॉकेट मनी मिलती है, पी फॉर पापा, पी फॉर परचेजेस, परचेज करने के लिए, और पी फॉर पॉकेट मनी, तो पी फॉर प्यारे से बच्चे। तो उनके लिए क्या क्या है कि वालदैन जो है वो पॉकेट मनी दे देते हैं। तो अब सारी बात है, अगर वालदैन ने 100 रुपये दी है और यूनिवर्सिटी पहुंचकर आप जब काउंट करते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास तो 120 है। 120 कैसे हो गया? 100 आपकी पॉकेट मनी उस दिन की, 20 रुपए वो थे जो आपके पिछले दिन के बच गए थे। तो आज के दिन के लिए वो आपके लिए बिगिनिंग जो कैश कहलाएगा, या बिगिनिंग या ओपनिंग कैश कहलाएगा। तो सेम इसी तरह बिजनेस में जब प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो जरूरी नहीं है सारे का सारा रॉ मटेरियल यूज हो जाए। आप खुद इमेजिन करें, सोचें जरा, क्या ऐसा होता है जितना रॉ मटेरियल बिजनेस के पास पड़ा हो सारे का सारा ही फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए, कुछ बचे ही ना पीछे? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ना कुछ बच जाता है, वो जो बच जाता है वो अगले प्रोसेस के लिए ओपनिंग रॉ मटेरियल कहलाता है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, जो पिछले प्रोडक्शन प्रोसेस का बचा हुआ रॉ मटेरियल है 6000, वो लिखा हुआ हमें यहाँ नजर आता है। तो ये 6000 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी 1 की है यहाँ पर, इसे हमने यहाँ पर देखा कि ये है।
तो ये सबसे पहले लिखी जाएगी। फिर हमने देखा कि हमें प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पता चला, या प्रोडक्शन का जो हमारा मैनेजर है उन्होंने बताया कि भाई 140,000 की वर्थ का मटेरियल चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए, एक एस्टीमेट लगाया ना। तो इट मीन्स अगर 140 का रिक्वायर्ड है, 6,000 पहले से पड़ा हुआ है, तो रिमेनिंग क्या करेंगे, डेफिनेटली परचेज करेंगे। तो इसलिए 6,000 में देखिए 134,000 ऐड हुआ है to make this 6,000 up to a level of 140. You have to buy, कह लीजिए कि 134,000 वर्थ ऑफ मटेरियल। तो इसलिए हमने यहाँ पर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है सेकंड जो लाइन में यूज किया है। तो आप देख सकते हैं ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसमें ऐड कर लिया परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आंसर आता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन। अब अगेन जितना मेटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है, जो पहले बात कर चुके हैं, वो सारे का सारा प्रोडक्शन में यूज नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ बच जाता है। जो बच जाता है उसे हम क्या कहेंगे, एंडिंग रॉ मटेरियल। तो देखिए डिडक्ट किया गया है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं क्लोजिंग या एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को 5020 की वर्थ से। जब इस अमाउंट को 140 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 134,980। तो ये हमारे पास है जी रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन 134,980। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कंपोनेंट आपको समझ आ चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ तो बेटा नेक्स्ट मूव करने से पहले आप वीडियो को जो है वो कह लीजिए कि बैक करें और वहां से दोबारा वॉच करना शुरू करें, समझें जहां से कह लिया आपको समझ नहीं आई। तो जब तक एक सी चीज समझ नहीं आ रही आप आगे मूव ना कीजिए। अच्छा, इसी तरह ये इस टेबल में एक चीज और है, यहाँ पर लिखा हुआ है परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो अमाउंट लिखी हुई है इसमें डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी कि जो कॉस्ट रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपको बेयर करना होती है वो इसमें ऑलरेडी ऐड की हुई है। वो कौन सी हो सकती हैं, वो आपके पास हो सकती हैं जी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन है, वो आपके पास कैरेज इन का एक्सपेंस हो सकता है, वो यानी कि रॉ मटेरियल को सप्लायर से लेकर बिजनेस में लाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर हो सकते हैं वो सारे परचेज का पार्ट होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो वहाँ अपने परचेजेस के साथ कौन सी कॉस्ट ऐड होना है जो कैपिटलाइज्ड हो जाती है, परचेज का पार्ट बन जाती है, वो आपने देखा होगा। मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। जैसे आपके पास कह लीजिए कि उस वक्त आपने पढ़ा होगा, अगर रिकॉल करें कॉस्ट का पार्ट जो बनती थी, इंस्टॉलेशन के चार्जेस थे, इंश्योरेंस के चार्जेस थे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस थे, कैरेज था, ऑक्ट्राई था, ये सारी जो ड्यूटीज है ये आपकी परचेज का पार्ट बन जाती है। अब चूंकि यहाँ पर हमने उसका अलहदा से ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपको ये पहले से क्लियर है, चूंकि ये जो प्रीवियस सब्जेक्ट आपका अकाउंटिंग का है इसे वहाँ आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, तो मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करवाने की ट्राई की है कि उसमें आप ऑलरेडी ये एक्सपेंसेस ऐड करते थे या कॉस्ट ऐड करते थे, तो वो आपका परचेज का पार्ट बन जाता था। तो ये हमारे पास पहली कैलकुलेशन, पहली इंफॉर्मेशन थी रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन वाली। इसके बाद अगर हम बेटा देखते हैं तो नेक्स्ट हमें जो है वो डायरेक्ट लेबर नजर आती है। डायरेक्ट लेबर आपको याद होगा हमने कहा था जो टच लेबर होती है। तो अब इसमें कौन सी लेबर हमने लेनी है, जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक इनकर हुई है, यानी कि जो करंट पीरियड है वो हमारा है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कोई भी ईयर ले लें, 2022 ले लें, 2023 ले लें, 2021 ले लें, या 2020 ले लें, कोई भी 2020 जो भी पीरियड आपके माइंड में आ रहा है वो आप माइंड में रख सकते हैं। तो खैर ये उस पीरियड की लेबर कॉस्ट है जिसकी आप ये शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, या जिसका आप ये स्केड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास है जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये अगर आप रिकॉल करें, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये सम होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का या ओवरहेड का। तो यहाँ भी वही डिटेल लिखी हुई है। अब ये 2,30,000 की जो अमाउंट है ये कंपोज है इन एलिमेंट्स पे, इनकी कंपोजिशन यहाँ बताई गई है। वही वाली चीजें देख लें, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, सो ऑन। ये लिस्ट इससे बड़ी भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, डिपेंड
कि बिजनेस की नेचर कैसी है, बिजनेस में कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो इनकर होते हैं। तो ये खैर पहले भी डिटेल में डिस्कस हुआ है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपके साथ इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई है। ये जितनी बेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है इनको आप इनर कॉलम में वर्किंग के तौर पर यहाँ शो करके फिर टोटल आउटर कॉलम में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप अलहदा से इसकी कंप्यूटेशन नंबर 1, कंप्यूटेशन नंबर 2 वर्किंग नोट्स के तौर पर भी शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है, अब अगर आप देखें तो प्लीज यहां तक देखें पहले, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास, रॉ मटेरियल, लेबर और एफओएच। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर माना चाहिए था, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यही हमने थोड़ी देर पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन के वक्त बात की थी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एफओएच, ठीक है। तो ये देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये हमारे पास एफओएच, इन तीनों को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। लेकिन मुझे बताइए, क्या ऐसा होता है कि कंपनी ने जितने यूनिट्स इस पीरियड में स्टार्ट किए हैं प्रोड्यूस करने के लिए वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर हो जाएं, उसमें कुछ भी बचे ही ना वर्क इन प्रोसेस में? यानी कि मैंने अगर सपोज 100 मार्कर प्रोड्यूस करने स्टार्ट किए इस ईयर में, तो क्या ये पॉसिबल है कि जितने मैंने स्टार्ट किए वो 100% ही कंप्लीट हो जाएं? सोचें जरा। जी, आप जो बेटा रेड शर्ट वाले बैठे हुए हैं, आप सोचे, बताएं जरा। जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जितने मार्कर्स या जितने यूनिट्स आपने प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किए हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर हो जाएं। कुछ ना कुछ बच जाते हैं, जो बच जाते हैं वो स्टिल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट होते हैं। अब प्रीवियस ईयर में भी कुछ ना कुछ आपने यूनिट्स प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट किए होंगे, वो जो प्रीवियस ईयर में प्रोड्यूस करने के लिए आपने यूनिट स्टार्ट किए थे, वो चूंकि 100% कंप्लीट नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ बच गए। वो जो बच गए उन पे यानी कि पार्शियल काम हो चुका है, कुछ ना कुछ लेबर का काम हुआ है, कुछ मटेरियल का काम हुआ है, कुछ एफओएच के एक्सपेंस हुए हैं, तभी तो वर्किंग प्रोसेस है। तो वो जो बच गए, जो रह गए, जो 100% कंप्लीट नहीं हुए, वो चूंकि वर्किंग प्रोसेस है, उन पे करंट पीरियड में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। जितना मटेरियल रहता है, जो लेबर का काम रहता है, जो एफओएच के एक्सपेंस रहते हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे, तो वो जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए ना सिर्फ जो करंट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है वो हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, बल्कि जो प्रीवियस पीरियड के वर्क इन प्रोसेस का पार्ट होता है इन्वेंट्री, उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए जो प्रीवियस पीरियड का है वो करंट पीरियड के लिए क्या कहलाएगा, ओपनिंग। तो हमें उस पे भी कुछ मटेरियल, कुछ लेबर और एफओएच के जो कह लीजिए कि प्रोसेस है, जो काम रहता है, वो अप्लाई करना पड़ेंगे। तो जितना मटेरियल अप्लाई होना है वो कर देंगे, जो लेबर का काम रहता है वो कर लेंगे, जो एफओएच रहता है वो, जैसे मार्कर की एग्जांपल दी है, तो अगर मार्कर के कह रही जस्ट कैप रह गए थे पिछले प्रोसेस में, लास्ट सेटअप में, लास्ट प्रोसेस में, तो उन पे सिर्फ जो कैप है वो करंट पीरियड में, और उसमें जो इंक है वो रीफिल होनी है करंट पीरियड में। तो इंक की कॉस्ट और कैप की कॉस्ट जो है वो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के तौर पर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट का पार्ट बन सकता है वो है ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री। तो ये भाई वो है जो लास्ट टाइम रह गई थी और उस पे जो हमने काम इस दफा करना है, यह जो काम किया है, जो कि करंट पीरियड की बात है, हो चुका है कंप्लीट, दिसंबर की बात है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक पता चल जाएगा भाई प्रीवियस पीरियड की इतनी इन्वेंट्री थी जो कि पार्शियल कंप्लीट थी, उसे हमने करंट ईयर में फुली कंप्लीट किया है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 120 है। तो चूंकि ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। सिमिलर साइन आपस में ऐड होते हैं ना, तो इसलिए ये ऐड हो गई, ओपनिंग ऐड हो गई हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, जो सब टोटल के नाम से है शोरी 41500। इस सब टोटल का नेम हम एक और भी रख सकते हैं, टोटल गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर की जा सकती हैं। अब अगेन वही वाली बात, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है वो 100% कंप्लीट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो पार्शली कंप्लीट होंगे, वो फिर माइनस हो जाएंगे। वो थे 100 की वर्थ के। तो वो हमने जब चेक किया कि जिन पे अभी
मजीद काम होना है, वो कितनी है उन पे, इस पीरियड की कॉस्ट 100, जो कि वो फुली कंप्लीट नहीं हुए, तो हमने ये चेक करना है कि कितनी इन्वेंट्री प्रोड्यूस हुई है, कितनी गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है। तो जो मैन्युफैक्चर नहीं हुई वो माइनस कर दी। तो जब 100 माइनस किया तो ये देखें हमारे पास आंसर आ गया 4,15,000। 100 का नेम क्या है? एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और ये 4,15,000 आपके पास आ गया जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। प्लीज फिर देखिए, हमने मटेरियल, लेबर, एफओएच तीनों को ऐड किया तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को ऐड किया, एंडिंग को माइनस किया, तो आंसर आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब ये वो इन्वेंट्री है जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चलकर सेल हो जाएगी। अच्छा जी, ये अब देख सकते हैं, हमने वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग को भी अलग से यहाँ शो किया है, प्रायर पीरियड की जो है, और इसी तरह जो है वो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस को भी शो किया है। और यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मजीद आपके सामने आ रही है कि ये जो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री है, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखी जाती है। ओपनिंग तो सारी बात है ना, अभी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई, तो जो क्लोजिंग है वो अभी तक फिनिश गुड्स में नहीं हुई। तो इसलिए जब बैलेंस शीट बनेगी इस टाइम पे, तो ये है तो एसेट, लेकिन किस नाम का है? वर्किंग प्रोसेस के नाम का, तो वहां पर लिखा जाएगा। अच्छा, अब जरा देखें कि हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। पहले हमने बात की थी स्केड्यूल, कौन सा स्केड्यूल? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये देख सकते हैं कौन सा स्केड्यूल था जी, ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट आपको पता है, सबसे पहले कंपनी का नेम, स्टेटमेंट का नेम, और वो पीरियड या ईयर जिसकी आप प्रिपेयर कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, वो आ गया। टाइटल आपको पता है कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है? सेल्स, सेल्स रेवेन्यू 7 लाख, माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,15,010। ये क्या है जी? हमने तो मैन्युफैक्चर की थी 4,15,000, ये देखिए ना, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर कितनी की थी? 4,15,000। ये ज्यादा की सेल कैसे हो गई? यानी कि कॉस्ट 415 थी और यहाँ पर ये ज्यादा हो गई, ये क्या चक्कर है? सोचे जरा यार, रिकॉल करें जरा, क्या हो सकता है? इसकी रीजन क्या हो सकती है? तो रीजन ये देखेंगे, अभी आपको दिखाते हैं रीजन क्या है। कि थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वो थी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की, कि कितनी चीजें मैन्युफैक्चर हुई है। आप जरा सोचें कि क्या जितनी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं, जितनी गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं, वो सारी की सारी सेल हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं है ऐसा। कुछ बच जाती हैं, जो बच जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडिंग फिनिश गुड्स। क्योंकि जो चीजें मैन्युफैक्चर हो गई हैं उनका नेम है फिनिश गुड्स, और जो बच गई हैं, जो सेल नहीं हुई, उसको करंट पीरियड में कहेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स। और आने वाला जो साल है उसमें ये कहलाएंगी ओपनिंग फिनिश गुड्स। यानी कि आज अगर December 31 है, तो आज ये कहलाएंगी एंडिंग फिनिश गुड्स। जो सेल नहीं हुई, जो सेल हो गई है, वो किस नाम से जानी जाएंगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। थोड़ी देर पहले हमने कॉस्ट का फ्लो देखा था, तो वहां भी रिकॉल कर ले, रॉ मटेरियल, लेबर और एफओएच कन्वर्ट हुए थे वर्किंग प्रोसेस में, फिर वर्किंग प्रोसेस से वो फिनिश गुड्स में, फिर फिनिश गुड्स से वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मूव किया था उन्होंने। तो थोड़ी देर पहले भी तो हमने ये देखी ना चीज। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये वो है जो फिनिश गुड्स सेल हो गई है। जो सेल नहीं हुई वो स्टिल फिनिश गुड्स के नाम से है, एंडिंग फिनिश गुड्स। तो इसलिए इसमें एंडिंग फिनिश गुड्स भी आएंगी और ओपनिंग फिनिश गुड्स भी आएंगी। तो ये जो सबसे पहले यहाँ टॉप पे लिखा नजर आता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री January 1, ये है जी ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 200। ये इस वाली अमाउंट में जो कि 4,15,000 है, हमने पहले देखा है, इस वाली में ऐड हो जाएगी। प्लीज वही परफॉर्मा आगे कंटिन्यू हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें ऐड कर लेंगे फर्दर आगे जाकर क्या? ओपनिंग फिनिश गुड्स। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, COGM भी कहते हैं इसे, 4,15,000, इसमें ऐड कर लेंगे ये वाली जो हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, ये वाली 200। तो ये 200 उस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये हमने ऐड कर दी। ठीक है,
इसको आप पहले लिख लें, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को बाद में लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। बेहतर यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर पहले लिखें और फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग बाद में लिखें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि जो पिछले अरसे की सेल नहीं हुई वो, और जो करंट ईयर की मैन्युफैक्चर हुई है वो, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे कि ये वर्थ है इन्वेंट्री की जो सेल हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज 4,15,200। देन वी हैव टू सबट्रैक्ट द इन्वेंट्री व्हिच हैव नॉट येट बीन सोल्ड टू द कस्टमर्स। तो जो सेल नहीं हुई वो एंडिंग फिनिश गुड्स से माइनस कर दी। तो आप देख सकते हैं, आप ये आंसर वही आ रहा है जो हमें यहाँ पर रिपोर्ट होता हुआ नजर आया है। तो 4,15,010 की अमाउंट है यहाँ पर जो, तो सेल में से माइनस कर दिया हमने किसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। फिर हमारे पास आंसर आता है ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट का। इसमें से आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस या इनकम बिफोर टैक्सेस। फिर इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। फर्दर आपको पता है इसमें से इसी नेट इनकम में से डिविडेंड माइनस हो जाते हैं, प्रेफर्ड डिविडेंड एंड कॉमन डिविडेंड। तो रिटेन्ड अर्निंग होती है जो कि इक्विटी में रिपोर्ट होती है। तो ये हमारे पास बेटा फॉर्मेट था किसका, इनकम स्टेटमेंट का। और इनकम स्टेटमेंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उससे हम क्या कर सकते हैं कि परफॉर्मा जो है वो इनकम स्टेटमेंट का, या परफॉर्मा जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, वो बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो आज के सेशन में बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से वो कॉस्ट इनकर होती हैं। फिर इसी तरह जो है हम कास्ट को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। तो सो ऑन आगे हम अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। तो अभी तक के लिए बेटा इतने काफ़ी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो अपनी जो लेक्चर की हमने चीज़ें डिस्कस की हैं इनको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई इशू होता है तो वो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।